नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ आलोक शुक्ला। यूपी प्राइम में आप सबका स्वागत है। उत्तर प्रदेश विधान परिषद की 12 सीटों पर नामांकन कराने वाले सभी 12 उम्मीदवारों को निर्विरोध चुन लिया गया है। नवनिर्वाचित सदस्यों में डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह समेत 6 दिन पहले नौकरशाही से सियासी पिच पर उतरे गुजरात कैडर के पूर्व आईएएस ए.के. शर्मा समेत भाजपा के कुल 10 और समाजवादी पार्टी के 2 नेता शामिल हैं। विधान भवन के कार्यालय में रिटर्निंग ऑफिसर ने सभी नवनिर्वाचित विधान परिषद सदस्यों को प्रमाण पत्र भी सौंप दिए हैं। नामांकन के आखिरी दिन 18 जनवरी को 13 नामांकन हुए थे। इनमें से निर्दलीय महेश चंद्र शर्मा का नामांकन रद्द होने के बाद 12 सदस्य निर्विरोध चयनित हुए हैं। तो ये सदस्य पहुंचे विधान परिषद। धर्मवीर प्रजापति पहुंचे हैं, सुरेंद्र चौधरी पहुंचे हैं, अहमद हसन ये भी निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। सुरक्षा माह और परिवहन विभाग की परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास सीएम आवास पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया है। सुरक्षा माह का शुभारंभ के साथ नियमों के पालन करने के लिए सभी को शपथ भी दिलाई गई। योगी ने कहा कि पहले लोगों को जागरूक करने का प्रयास करें, फिर उसके बाद नियमों का कड़ाई से अनुपालन करवाया जाए। इस मौके पर योगी ने कहा कि बीते 3 साल में हमने घटनाएं रोकने के लिए बहुत सी सावधानियां बरती हैं और प्रयास किए हैं, जिसके चलते घटनाएं रुकी हैं और कम भी हुई हैं। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि परिवहन निगम और अन्य विभाग के अधिकारी पहले सप्ताह जागरूकता अभियान चलाएं और उसके बाद नियमों का कड़ाई से पालन न करने के लिए चालान करें। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित परिवहन विभाग के और गृह विभाग के सभी अधिकारीगण, पत्रकार मित्रों, 1 माह का सड़क सुरक्षा का यह अभियान प्रारंभ करने के लिए मैं परिवहन विभाग, गृह विभाग समेत सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों को हृदय से धन्यवाद देता हूं। सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है, यह हम इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं जब प्रतिदिन सड़क दुर्घटना में होने वाली मौतों के आंकड़े हम सबके सामने आते हैं। एक अनुमान के अनुसार प्रतिदिन 65 मौतें सड़क दुर्घटना में होती हैं और अगर पूरे प्रदेश के वर्ष भर के सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों के आंकड़ों को हम देखेंगे तो यह आंकड़ा बहुत बड़ा होता है। मौत के इन आंकड़ों को सड़क दुर्घटनाओं को कम करके रोका जा सकता है, काफी नियंत्रित किया जा सकता है, तमाम परिवारों को उजड़ने से बचाया जा सकता है, तमाम बच्चों को अनाथ होने से भी रोका जा सकता है। बस थोड़ा प्रयास हर एक स्तर पर होना है और उस थोड़े प्रयास के लिए ही अंतर विभागीय समन्वय के माध्यम से सड़क सुरक्षा का यह माह आज से प्रारंभ हो रहा है, जो 20 फरवरी 2021 तक अनवरत अलग अलग कार्यक्रमों के साथ न केवल राजधानी लखनऊ में बल्कि प्रदेश के प्रत्येक जनपद में इन कार्यक्रमों का आयोजन होगा। अंतर विभागीय समन्वय इस पूरे कार्यक्रम में अत्यंत महत्वपूर्ण है। सड़क सुरक्षा को रोकने का काम केवल ट्रैफिक पुलिस का काम नहीं है, यह केवल पुलिस विभाग या परिवहन विभाग तक ही सीमित नहीं है। इसमें सड़क से जुड़े हुए विभाग भी भागीदार हैं, स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा से जुड़े हुए विभाग भी इसके साथ सहभागी हैं। स्कूल और कॉलेजेस
में जागरूकता का एक विशेष अभियान चले, यह भी इसके लिए महत्वपूर्ण है। और साथ साथ हर चौराहे पर पब्लिक एड्रेस सिस्टम के माध्यम से जागरूकता का हम विशेष कार्यक्रम प्रारंभ कर सकें, यह भी इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और यह उसी क्रम का एक हिस्सा इसको बनाने का प्रयास किया गया है। हम सब जानते हैं सड़क दुर्घटनाओं के जो कुछ कारक हैं, इस पे पिछले 3-3.5 वर्षों के अंदर प्रदेश के अंदर हम लोगों ने काफी प्रयास किया है कि सड़क दुर्घटनाओं को रोका जाए। उसके परिणाम भी सामने आए हैं। अगर हम 18-19 की तुलना में 19-20 में आते हैं तो सड़क दुर्घटनाओं में कुछ नियंत्रण की स्थिति बनती है। 19-20 और 20-21 के आंकड़ों को हम देखेंगे तो इसमें भी काफी अंतर दिखाई दे रहा है। लेकिन अभी इसमें बहुत कुछ किया जाना है और बहुत कुछ करने की दिशा से कि सड़क इंजीनियरिंग में अगर कहीं कोई कमी है, उस कमी को दूर करने का कार्य सड़क निर्माण से संबंधित जो संस्थाएं हैं, लोक निर्माण विभाग है, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण है, या फिर सड़क निर्माण से जुड़ी हुई जो भी संस्थाएं हैं, वे उस इंजीनियरिंग की कमी को दूर करते हुए उन ब्लैक स्पॉट को चिन्हित करके या उन स्थलों को चिन्हित करके जो दुर्घटना के प्रति संवेदनशील स्थल हैं, उन कमियों को दूर करेंगे जिनके कारण वहां पर दुर्घटनाएं अक्सर हुआ करती हैं। इसके साथ ही सड़क के नियमों का पालन न करने के कारण भी दुर्घटनाएं होती हैं। रॉन्ग साइड जाना, हाई स्पीड के साथ, ये जानते हुए भी कि यह सड़क इतनी अधिक स्पीड के साथ चलने में सुरक्षित नहीं, इसके बावजूद लोग चलाते हैं और दुर्घटना का कारण बनता है। या किसी हाईवे पर या एक्सप्रेसवे पर अवैध रूप से बनाए गए कट भी दुर्घटना के कारण बनते हैं। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव 2 दिवसीय बरेली दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने सपा की आयोजित मंडलीय कार्यशाला में हिस्सा लिया और इसी पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर जमकर निशाना साधा है। से भारतीय जनता पार्टी आई है सरकार में, नफरत बढ़ाने का काम किया है, लोगों के बीच में खाई पैदा की है। अगर धर्म के नाम पर वोट मिल सके, जातियों में नफरत फैला करके वोट ले सकें, तो भारतीय जनता पार्टी ने लगातार एक स्ट्रेटजी के तहत समाज को बांटा, जहर घोला है। मुझे खुशी है इस बात की कि आज जब हम बैठे हैं, आने वाली चुनौती को समझ रहे हैं। जहां दिल्ली की सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार दावा करती थी, दिल्ली की सरकार तो ये दावा करती थी कि हमारी अर्थव्यवस्था $5 ट्रिलियन की हो जाएगी, और वहीं उत्तर प्रदेश की सरकार, जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, उन्हें 5 ट्रिलियन से क्या लेना देना, उन्हें केवल ट्रिलियन समझ में आया। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की भी अर्थव्यवस्था हम 1 ट्रिलियन तक लेकर के जाएंगे। अगर कोई राजनीति में झूठ बोल रहा है तो सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के लोग झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री जी कुछ जानते नहीं है। अगर जानते होते तो शायद एक्सप्रेसवे का लगातार कोशिश करते बन जाता, लेकिन न वो जानते हैं न वो जानना चाहते हैं, और अब तो समय पूरा हो गया है। और फिर याद होगा आपको कि जो यूएन ने कुछ गोल्स दिए थे कि कुछ चीज़ों में सुधार आए, जो हेल्थ के पैरामीटर्स हैं, एजुकेशन के पैरामीटर्स हैं, या और पैरामीटर्स को लेकर के कुछ गोल्स निश्चित किए गए थे। या होगा कि रात भर विधानसभा चली थी
और विधायकों मंत्रियों को नींद तो आ ही रही थी, लेकिन कर्मचारियों को भी मजबूरी में वहां जो फ्लोर है उस पर सोना पड़ा था। आखिरकार उन गोल्स का क्या हुआ? और अगर इस सरकार ने उन गोल्स पे काम किया होता ईमानदारी से, तो शायद आज उत्तर प्रदेश सबसे ऊंचाई पे दिखाई देता। अभी हाल ही में सर्वे आया है, हालांकि गिनती ज्यादा की नहीं है, टॉप 10 में भी मुख्यमंत्री जी नहीं है। ये जो सर्वे आया है, टॉप 10 में भी मुख्यमंत्री जी नहीं है। और जो उत्तर प्रदेश की हालत पैदा कर दी है, किस किस क्षेत्र में नंबर 1 है, आपसे बेहतर कोई नहीं जानता होगा। लेकिन फिर भी हमारी जिम्मेदारी है कि बताना चाहिए कि आखिरकार उत्तर प्रदेश किस किस चीज में नंबर 1 है। खराब शिक्षा के मामले में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। 4 साल की भाजपा सरकार में जो स्कूल की एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स होता है, उसमें नंबर 1 है। सबसे बीमार स्वास्थ्य सेवाएं अगर कहीं है तो वो उत्तर प्रदेश में है। वो भी कौन कह रहा है? नीति आयोग कह रहा है। हेल्थ इंडेक्स में उत्तर प्रदेश आखिरी स्थान पर है। मिड डे मील योजना में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार कहीं है, जो मिनिस्ट्री कह रही है। एचआरडी मिनिस्ट्री की खुद की रिपोर्ट है। अगर सबसे ज्यादा मिड डे मील में भ्रष्टाचार कहीं अगर है तो वो उत्तर प्रदेश में है। तबादलों और पोस्टिंग में सबसे ज्यादा खेल पैसे का अगर कहीं है तो वो उत्तर प्रदेश में, वो भी नंबर 1 है। महिलाओं के अपराध में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। अपराध में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। नाबालिग और कम उम्र की बेटियों के साथ जो दुराचार हो रहा, उसमें भी उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। रेप पीड़ित बेटियों को न्याय न दिलाने में नंबर 1 है। और अगर घटना हो जाए इस तरह की, तो उसको फर्जी बताने में भी उत्तर प्रदेश की सरकार नंबर 1 है। बाल अपराध में नंबर 1। हंगर इंडेक्स को लेकर के बहुत चर्चा होती है, भुखमरी की, गरीबी की। अगर हंगर इंडेक्स में सबसे ऊपर कोई है, सबसे बेकार स्थान अगर किसी का है तो उत्तर प्रदेश का है। जो पार्लियामेंट में रिपोर्ट दी गई, उसके तहत भी सबसे ज्यादा सांप्रदायिक दंगे, हिंसा कहीं अगर हुई है, हिंसा जो सबसे ज्यादा हुई है वो उत्तर प्रदेश में हुई है। और सरकार द्वारा भारतीय जनता पार्टी के सारे पर अगर कहीं सबसे ज्यादा हत्या हुई हैं तो वो उत्तर प्रदेश में हुई हैं। फेक इनकाउंटर्स में सबसे ज्यादा है। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने अगर किसी को नोटिस दी है तो उत्तर प्रदेश को दी है। न केवल नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने नोटिस दिए हैं, बल्कि ऐसी घटना जो फेक इनकाउंटर हो उसमें मुआवजा देने के लिए भी अगर किस कमीशन ने कहा तो वो उत्तर प्रदेश की सरकार को कहा है। शिक्षित नौजवान अगर कहीं सबसे ज्यादा आत्महत्या कर रहे हैं तो वो उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं। और यही नहीं, अगर कोर्ट की भी फटकार में अगर हिसाब किताब लगाएं, जो कोर्ट ने फटकार किसी सरकार को दी है तो उत्तर प्रदेश उसमें भी नंबर 1 है। राम मंदिर का निर्माण कार्य अपने शुरुआती चरण में है और देश भर में मंदिर निर्माण में सहयोग के लिए निधि संग्रह का अभियान भी चलाया जा रहा है। विश्व हिंदू परिषद कार्यकर्ता घर घर जाकर लोगों को जानकारी दे रहे हैं। इस बीच उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी मंदिर के लिए दान दिया है। उन्होंने अपनी 1 साल की सैलरी निर्माण के लिए दान कर दी है। इस दौरान उन्होंने कहा कि यह रामलला का नहीं बल्कि राष्ट्रीय एकता का मंदिर है। श्री राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है। देश भर से जो राम भक्त हैं, जो राष्ट्र भक्त हैं, वह सभी लोग अपने पूर्वजों के नाम से, अपने नाम से, अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए श्री रामलला के भव्य मंदिर निर्माण हेतु अपना अपना योगदान कर रहे हैं। मैंने भी किया है और मैं लोगों से भी अपील करता हूं कि स्वेच्छा से अपनी सामर्थ्य के अनुसार जो भी किसी भी प्रकार से सहयोग कर सकते हैं वो ज़रूर करें। यह श्री रामलला का मंदिर नहीं, यह राष्ट्र का मंदिर है, राष्ट्रीय एकता का मंदिर है, राष्ट्रीय स्वाभिमान का प्रतीक स्वरूप है। इसलिए सबको इसमें आगे बढ़ कर के हिस्सा लेना चाहिए। उत्तर प्रदेश की सरकार ने कोरोना को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें बताया गया कि कोरोना संक्रमण के मामले लगातार कम हो रहे हैं और ई-संजीवनी का प्रदेशवासी बेहतर इस्तेमाल कर रहे हैं।
प्रदेश में कोरोना का संक्रमण काफ़ी कम हो गया है और प्रदेश में अब पूरे प्रदेश में 8,000 से भी कम मामले बचे हैं और प्रदेश सरकार पूर्णतया कोरोना को समाप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है और पूरा प्रयास किया जा रहा है। ये प्रदेश में कोरोना का संक्रमण काफ़ी हद तक कम हुआ है। 70 जिले लगभग ऐसे हैं जहाँ पर कि अब एक ही दहाई में मामले हैं। कुछ ही ज़िले हैं जहाँ पर दो दहाई में कुछ मामले रोज आ रहे हैं। तो ये विशेष जो कार्य योजना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लागू की गई, उसमें जो प्रतिदिन होने वाले टेस्ट की संख्या थी जो केवल 72 थी मार्च में, जबकि कोरोना का संक्रमण शुरू हुआ था, शनै शनै उसे बढ़ाकर लगभग 1,90,000 तक प्रतिदिन किया गया है और वो टेस्ट की संख्या को घटाया नहीं गया है, बावजूद इसके कि प्रदेश में अब कोरोना के मामले 200 से भी कम प्रतिदिन आ रहे हैं। कल भी 1,39,000 कुल टेस्ट हुए हैं और ये प्रयास किया जा रहा है कि 1,25,000 से अधिक ही टेस्ट प्रतिदिन किए जाएं और कुल मिला के 2,67,00,000 टेस्ट प्रदेश में हो चुके हैं। इसके साथ साथ प्रदेश सरकार का स्वास्थ्य विभाग और नगर विकास विभाग, अन्य विभाग प्रत्येक घर घर जा जाकर भी कोरोना के संक्रमण वाले व्यक्तियों की तलाश कर रहे हैं, उनसे उनका हालचाल जान रहे हैं, व्यक्तिगत रूप से हालचाल जान रहे हैं और ये प्रक्रिया पूरे देश में, दुनिया में किसी और जगह नहीं की जा रही है। ये एक विशेष कार्य योजना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लागू की गई, जिसके अंतर्गत अब लगभग 15 करोड़ और 25 लाख से अधिक आबादी को से संपर्क हो चुका है। इस प्रकार अगर आप देखें तो कुल लगभग 17 करोड़ 90 लाख, लगभग 18 लाख लोगों को जो है ये उत्तर प्रदेश सरकार उन तक पहुंची है, उनका हालचाल लिया है, उनसे संक्रमण का हालचाल लिया है। तो इस प्रकार की जो एक कार्य योजना विशेष बनाई गई, उसी का ये असर है कि जबकि अभी भी कुछ प्रदेशों में कोरोना के काफ़ी मामले आ रहे हैं। पॉजिटिव केसेस की संख्या 195 और क्रमिक 5,97,823। एक्टिव मरीजों की संख्या में लगातार गिरावट आ रही है। अब जो एक्टिव मरीजों की संख्या रह गई है वो 8,000 से भी नीचे पहुंच गई है, 7,717। आज डिस्चार्ज होने वाले मरीजों की संख्या 345। इस प्रकार डिस्चार्ज की संख्या नए संक्रमण की संख्या से अधिक है, तो इसी प्रकार से एक्टिव केसेस में गिरावट आ रही है लगातार। कुल मृत्यु की संख्या 6, जिसमें से क्रमिक 8,597। होम आइसोलेशन में एक्टिव मरीजों की संख्या भी कम हो रही है। कल 2,657 था, आज वो 2,577 हो गए हैं। टेस्टिंग की गति, जैसा आप लोगों ने कहा, सरकार ने टेस्टिंग हमेशा से रखा है कि जितना आप टेस्ट करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे और आइसोलेट करेंगे, तो टेस्ट, ट्रीट एंड आइसोलेट की जो स्ट्रेटजी है उसको जारी रखते हुए कल जो कुल टेस्टों की संख्या है 1,39,052, जिनमें से 64,719 RT-PCR के और 72,776 एंटीजन के। अदर हेल्थ सर्विसेज के संबंध में कहना है, कुल प्रसव कल 5,149 नॉर्मल, 220 सी सेक्शन। मेजर सर्जरीज 1 दिसंबर से 21 जनवरी तक पिछले साल 45,532 और इस साल 47,016। तो पिछले साल से अब हम बेहतर चल रहे हैं। ई संजीवनी के कंसल्टेशंस कुल 4,030। जैसा मैंने कल कहा था कि अब हम देश में सबसे नंबर एक के राज्य बन गए हैं ई कंसल्टेशंस के माध्यम से। कुल मिलाजुलाकर वैक्सीनेशन का कार्यक्रम सेकेंड राउंड कल चालू होगा। वहीं रामपुर में एक जिंदा महिला को कागजों में मार दिया गया। महिला ने डीएम से गुहार लगाई और कहा कि साहब, मैं अभी भी जिंदा हूं, मुझे सरकारी कागजों में मरा हुआ दिखा दिया गया है। वहीं इस मामले पर जिलाधिकारी अंजनेय कुमार सिंह ने बताया कि समाधान दिवस पर एक महिला आई थी और उसने कहा कि उसको मृत घोषित किया गया है
उसकी जांच की गई और सत्यापन किसने किया है ये पता लगाया गया। उसमें जिस लेखपाल द्वारा सत्यापन किया गया था उस लेखपाल के खिलाफ कार्रवाई की गई और उसे सस्पेंड किया गया है। क्योंकि समाधान दिवस पे एक महिला आई थी, उसका ये कहना था कि उसका विधवा पेंशन रुक गया है, इसलिए कि उसको मृत डिक्लेयर कर दिया गया सत्यापन में। उसकी जांच की गई कि सत्यापन किसके द्वारा किया गया और उसमें पाया गया है जिस लेखपाल के द्वारा सत्यापन किया गया था उस लेखपाल के विरुद्ध कार्रवाई संस्थित कर दी गई है और तत्काल उसको निलंबित भी कर दिया गया है और उसको चार्जशीट करके उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। इसके अतिरिक्त मैंने ये निर्देश दिया है कि जितने ऐसे सारे मामले फिर से देख लिए जाएँ और हम जैसे किसान सम्मान निधि में घर घर सत्यापन का कार्य कर रहे हैं उसी तरह हम सत्यापन कर लें कि क्या ऐसे और भी लोग हैं जिनका नाम इस तरीके से निकाला गया और गलत सत्यापन किया गया है और इसमें अगर किसी की भी लापरवाही पाई जाती है तो उसमें सख्त कार्रवाई करें। जौहर यूनिवर्सिटी की 1400 बीघा भूमि के अधिग्रहण के राज्यपाल के आदेश के बाद आज मुरादाबाद में सपा कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया है। समाजवादी पार्टी के पूर्व प्रदेश सचिव यूसुफ मलिक के नेतृत्व में दर्जनों कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। मलिक ने उत्तर प्रदेश के राज्यपाल से मांग की है कि 1400 बीघे जमीन के अधिग्रहण का जो आदेश दिया गया है वो आदेश वापस लिया जाए, नहीं तो 1 फरवरी को बड़ा आंदोलन होगा। हमारे नेता हैं आजम खान साहब, गरीब मजबूर दुखियारे 32 करोड़ की आवाज़ को दबाने की कोशिश ये सरकार कर रही है, लेकिन वो दबेगी नहीं। अब सब्र का पैमाना भर चुका है, अब ये छलकेगा और रुकेगा नहीं। इन्होंने गलत तरीके से आजम खान साहब पे मुकदमे लगाए हैं, मनमानी तरीके से किया है, लेकिन योगी जी याद रखिएगा ये फर्जी मुकदमे बहुत देर तक आपको रुलाएंगे। आज आपने लगाए हैं, कल आप पे लगेंगे। वक्त बदलते देर नहीं लगती। कल सरकार हमारी थी, आज हमारी नहीं है, कल आपकी नहीं होगी इंशाअल्लाह। केंद्र की मोदी और प्रदेश की योगी सरकार बेघरों को आवास उपलब्ध कराने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही। वहीं अधिकारी हैं कि बिना रिश्वत काम ही नहीं करते। गरीब और पात्र लोगों को भी धड़ल्ले से रिश्वत मांगी जाती है। ऐसा ही एक मामला सीतापुर के एलिया ब्लॉक के गंगापुर से सामने आया है, जहां पर लाभार्थी से सेक्रेटरी रोजगार सेवक मिलकर आवास के नाम पर रिश्वत की मांग कर रहे हैं। हालांकि इन गरीबों के पास सिर छिपाने के लिए अपनी झोपड़ी भी नहीं है। आवास दिया इसलिए नहीं गया क्योंकि ग्राम पंचायत जो मित्र हैं पीयूष जी ने और सेक्रेटरी साहब ने उन्होंने कहा कि बात कर लें कृपया सेक्रेटरी ग्राम पंचायत मित्र से, और उन्होंने हमसे जब बात की तो उन्होंने 10,000 रुपये एडवांस मांगे और 10,000 रुपये किस्त निकलने के बाद में। तो आपने 10,000 दिए रुपये? हमने नहीं दिया अभी। क्यों? तो इसके पात्र नहीं हो क्या? जी तो पात्र हैं हम, लेकिन पैसा देने के पात्र नहीं थे, इसीलिए नहीं दिया गया। अच्छा, पैसा नहीं दिया तो आपका आवास नहीं दिया गया? जी नहीं दिया। अच्छा, किसी ब्लॉक सेक्रेटरी से बात हुई? बात तो हुई थी, ग्राम जो सेक्रेटरी साहब ने उन्होंने कहा पीयूष सिंह से बात कर लें। बुलंदशहर के पहासू ब्लॉक के रामनगर बीकूपुर में तैनात आंगनबाड़ियों और ब्लॉक पर तैनात अधिकारियों के भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है, जहां समूह सखी सुमन का पति अमित अधिकारी बनकर आंगनबाड़ियों से 750 से लेकर 1000 महीने की मांग करता है। वहीं इस ऑडियो की आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों ने भी पुष्टि की है। आंगनबाड़ी वर्करों का कहना है कि उच्च अधिकारियों से इसकी शिकायतें पहले भी की गई हैं, तब भी किसी ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की। हालांकि ऑडियो वायरल होने को लेकर जब सीडीपीओ प्रभारी से बात की गई तो उन्होंने बताया कि मीडिया के माध्यम से ही ऑडियो वायरल की बात हमारे संज्ञान में आई है। हम उनके अधिकारियों को इस ऑडियो के बारे में अवगत कराने वाले हैं। देखो, अभी तो ये गेहूं चावल आया, बहुत सारा सामान आएगा, हम तुम्हें बहुत फायदा कराएंगे और आगे आगे देखती जाओ क्या होगा। यो पैसे तो मुझे चाहिए और मैं लेके रहूंगा। हम 3 लोग हैं, 2 समूह की महिलाएं, मैं हूं और ब्लॉक प्रबंधक साहब से मेरी बात हो गई है, आपकी मैडम से भी बात हो गई है। उन्होंने कह दिया भाई अपने हिसाब से डील कर लो आंगनबाड़ियों को। सर, ये समूह सहायता वाले हैं, हमारे ऊपर समूह सहायता बना हुआ है। उनके पास राशन आ रहा है, वो राशन हमें दे रहे हैं। उनके वो जो हैं हमसे रिश्वत मांग रहे हैं कि आप जो हैं हमें 1000 रुपये महीने दीजिए। सर ये बताइए हम कहाँ से दें उनके लिए? ये जो राशन आता है हमारे नहीं तो अधिकारी हैं, नहीं कुछ है। तो रिश्वत मांगने वाला कौन व्यक्ति है ये? सर ये समूह सहायता हैं, उनके पति हैं, वो मांगते हैं हमसे। ये हमारी जानकारी से बाहर है, ये जानकारी से बाहर है कि हमको अभी तक ना हमारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती ने हमको सूचना दी है कि हमसे समूह वाले हमसे पैसा मांग रहे हैं। हमको आंगनबाड़ी कार्यकर्ती ने भी नहीं बताया
और आज हमारा ये किसान सम्मेलन मेला है तो हमारे मीडिया वाले आए हुए हैं, उन्होंने हमारे संज्ञान में डाला है कि ऑडियो वायरल हो रहा है मैडम, और इनसे अमित नाम का समूह का जो सदस्य है वो पैसा मांग रहा है। मामले के बारे में जो हमारे संज्ञान में आया है, ऐसा कुछ सुनने में आया, कोई ऑडियो वायरल हो रहा है। मैं ब्लॉक मिशन प्रबंधक NRLM देखता हूँ 500 ब्लॉक में, और हमने उसके समूह को राशन वितरण के काम से तुरंत हटाने के लिए एक लेटर जारी कर दिया। उसके लिए जिला स्तर पर अधिकारियों को सूचना भी भिजवा दी। नहीं, उस व्यक्ति के खिलाफ जिसने जो रिश्वत मांगने की बात आई है उसके खिलाफ किस तरह की कार्रवाई की जा रही है? उस व्यक्ति से तो हमारा कोई तात्पर्य नहीं है, लेकिन उसकी पत्नी जो समूह सखी है और उसको हमने राशन वितरण का काम दिया था, तो उसके जो भी कार्यवाही है उसको तुरंत हटा के और किसी दूसरे अच्छे समूह को दिया जाए। राम मंदिर का निर्माण कार्य अपने शुरुआती चरण में है और देश भर में मंदिर निर्माण में सहयोग के निधि संग्रह का अभियान भी चलाया जा रहा है। विश्व हिंदू परिषद कार्यकर्ता घर घर जाकर लोगों को जानकारी दे रहे हैं। इस बीच उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी मंदिर के लिए दान दिया है। उन्होंने अपनी 1 साल की सैलरी निर्माण के लिए दान दी है। इस दौरान उन्होंने कहा कि यह रामलला का नहीं बल्कि राष्ट्रीय एकता का मंदिर है। श्री राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है। देश भर से जो राम भक्त हैं, जो राष्ट्र भक्त हैं, वह सभी लोग अपने पूर्वजों के नाम से, अपने नाम से, अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए श्री रामलला के भव्य मंदिर निर्माण हेतु अपना अपना योगदान कर रहे हैं। मैंने भी किया है और मैं लोगों से भी अपील करता हूं कि स्वेच्छा से अपनी सामर्थ्य के अनुसार जो भी किसी भी प्रकार से सहयोग कर सकते हैं वो ज़रूर करें। यह श्री रामलला का मंदिर नहीं, यह राष्ट्र का मंदिर है, राष्ट्रीय एकता का मंदिर है, राष्ट्रीय स्वाभिमान का प्रतीक स्वरूप है। इसलिए सबको इसमें आगे बढ़ करके हिस्सा लेना चाहिए। फिलहाल यूपी प्राइम में सिर्फ इतना ही। आप लगातार देखते रहिए प्राइम न्यूज़। नमस्कार।